Statement 1, what it is? It is impossible to construct any process where all its input is Yeah, converted into work output. exactly. मतलब सारा का सारा Q इनपुट हीट आपका वर्क डन में कभी कन्वर्ट नहीं होगा, राइट? तो ऐसा बोला जाता है सर हमेशा। बाकी का एनर्जी क्यू आउट में जाएगा या फिर इंटरनल एनर्जी में यूज होगा? एग्जैक्टली ये बताया था मैंने। सो सी, अभी होता क्या है, हीट फ्लो का डायरेक्शन जो है वो आपने हीट ट्रांसफर में देखा है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, नाउ इफ वी कंस्ट्रक्ट हीट इंजन, ये सपोज हीट इंजन है, okay? where Q1 heat is coming from high temperature, T1 को हम हाई टेम्परेचर कंसिडर करते हैं जहां पे आपका फ्यूल बस्ट हो रहा है, ओके, एंड इट इज रिजेक्टिंग हीट टू द एटमॉस्फेयर Q2। और जो आपका एटमॉस्फेयर है या फिर सराउंडिंग है, ये किसी कौन से टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, राइट? और इसके बाद आपको मिल क्या रहा है, मैकेनिकल वर्क आउटपुट, जिससे क्या होता है, शाफ्ट रोटेट होता है। ओके, नाउ यू नो कि Q1 हीट इंजन के अंदर आया, Q2 हीट इंजन ने रिजेक्ट किया और W आउट वर्क डन हो गया। दिस ऑल आर एनर्जीज, राइट? वर्क ले लो या फिर हीट ले लो, ये सारी क्या है, एनर्जीज है। अगर मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, बाय कंसिडरिंग हीट इंजन कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, दैट मीन्स एनर्जी खा नहीं रहा है वो, हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, मतलब अज्यूम करता है, एक्चुअली आप देखोगे तो इंजन गर्म हो जाता है, करेक्ट? दैट मीन्स हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या आएगा यहाँ पे, बताओ? एनर्जी कंजर्वेशन इन हीट इंजन अगर आप लगाओगे तो क्या होगा, कितना हीट आया बताओ इंजन के पास, कितना एनर्जी आया Q1, और उसने कितना एनर्जी छोड़ा, W और Q2 इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि योर Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस W आउट, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? सर इंटरनल एनर्जी भी तो होगी ना। बट इंटरनल एनर्जी तो अंदर ही है, राइट? मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कुछ एनर्जी खाया नहीं, इंटरनल एनर्जी भी किस में आएगा, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, किसका, हीट इंजन का, करेक्ट? तभी तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज। तो यहाँ पे मैंने अजम्पशन क्या लिया कि भाई हीट इंजन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, करेक्ट? ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बहुत से कांस्टेंट टेम्परेचर वाला प्रोसेस में बता रहा हूँ यहाँ पे। तो जितना हीट आ रहा है उतना हीट क्या होगा, निकलेगा इंजन से बाहर, जो हमने वहां पे भी किया था कंडक्शन में, राइट? कौन सा लॉ था वो, किरचॉफ्स लॉ, जंक्शन लॉ। हियर इन दिस केस T1 इज व्हाट, टेम्परेचर, गोस्ट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। T1 आपका क्या है, हाई टेम्परेचर जहां से हीट आ रहा है, एंड T2 इज लो टेम्परेचर। यहाँ पे आप देखोगे हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हमेशा। तो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, व्हाट हैपेंड कि जो वर्क आउटपुट आ रहा है वो कितना है, अब यहाँ पे मेरे को बताओ, वर्क आउटपुट इज व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं यहाँ पे लिखूं, दिस विल बी Q1 माइनस Q2, बहुत सही। और कल मैंने एफिशिएंसी क्या देखा था, एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या हो जाएगा,
जितना आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है डिवाइडेड बाय जितना आपको आप उसको हीट दे रहे हो। मैं खुद दे रहा हूँ फ्यूल से। यहाँ पे अगर मैं Q1 को बोलूँ तो Q1 इज हीट सप्लाइड टू द इंजन। ओके, हीट सप्लाइड टू द इंजन, ये मैं सप्लाई कर रहा हूँ। एंड Q2 इज बेसिकली हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन टू एनवायरनमेंट। सही जा रहे हो? करेक्ट। नाउ व्हाट विल बी द एफिशिएंसी? नाउ Q1 minus Q2 upon Q1. That means your efficiency of engine will be 1 minus Q2 upon Q1. और Q2 Q1 यहाँ पे क्या है? अब अच्छे से देख लो। Q2 is basically जो हीट रिजेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट में फ्रॉम द हीट इंजन, और Q1 इज द हीट सप्लाइड टू द इंजन। तो जब आप इंजन खरीदने जाओगे तो क्या देखोगे बताओ? व्हाट विल सी? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी देखेंगे। तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो खरीदोगे कि कम होगी तो खरीदेंगे बताओ? ज़्यादा। ज्यादा होगी तो इफ योर एफिशिएंसी इज हायर, व्हाट दैट मीन्स यू विल गेट हायर वर्क आउटपुट, मैक्सिमम सर वर्क आउटपुट। इंजेक्ट कम हो रही है हीट। एग्जैक्टली, आपको वर्क आउटपुट ज्यादा मिल रहा है और आप कम हीट सप्लाई कर रहे हो। तो आइदर वे में आपका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। अगर आपका इंजन कम पेट्रोल एब्जॉर्ब कर रहा है, कम हीट आप सप्लाई कर रहे हो इंजन को, दैट मीन्स योर Q1 इज लेस, ये एफिशिएंसी विल इंक्रीज। और अगर आपको ज्यादा वर्क आउटपुट मिल रहा है देन ऑल्सो योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज। ओके, एफिशिएंसी फ्यूल पे डिपेंड करेगी। हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी? अगर आपका फ्यूल अच्छा नहीं है तो ज्यादा हीट सप्लाई करेगा क्या वो? बताओ, नहीं करेगा। तो ज्यादा हीट, राइट, ज्यादा हीट सप्लाई नहीं करेंगे तो ज्यादा आउटपुट आएगा ही नहीं। जनरली फ्यूल का भी एक अपना एफिशिएंसी होता है, राइट? हाँ, लेकिन यहाँ पे हम फ्यूल की एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं? बस इंजन के, इंजन को। तो इंजन मेरा काम कैसे करता है? तो भाई वो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो थर्मल एनर्जी लेता है वो कहाँ से? फ्यूल से, Q1। तो जितना कम एनर्जी लेगा उतना अच्छा इंजन होगा, और जितना अच्छा वो आउटपुट देगा, हम बोलते हैं ना गाड़ी का एवरेज, तो गाड़ी का एवरेज कौन इंक्रीज करेगा? एफिशिएंसी ऑफ इंजन। करेक्ट। मतलब इतने लीटर्स में इतने किलोमीटर जाने चाहिए, इतने लीटर ऑफ पेट्रोल में, इतने लीटर ऑफ डीजल में आपका इतना किलोमीटर गाड़ी आगे जाना चाहिए। दैट मीन्स इतना वर्क आउटपुट होना चाहिए इन पर्टिकुलर, राइट, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल और डीजल। क्वांटिटी ऑफ फ्यूल भी बोल सकते हो, डजंट मैटर। So this will be efficiency of engine. या ना एंट्रोपी वेंट्रोपी है ही नहीं फिजिक्स में, तो उतना दिमाग लगाना ही नहीं है हमको। हमें बस सेकेंड लॉ में वो जो कार्नोट साइकिल होता है ना, उसका वो आता है, डेरिवेशन भी आता है बोर्ड वोर्ड्स में देखोगे तो आप इसको अगर कितना डीपली समझ सकते हो उतना अच्छे से समझो। बस कार्नोट साइकिल सेकेंड लॉ में पढ़ना होता है, दैट्स इट। एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर साइकिल या फिर इंजन, राइट? एफिशिएंसी देखना है सेकेंड लॉ। तो अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ सिंपल, कैन यू ट्राई? लेट्स सी, इफ आई हैव if 40 joule of work is done by the engine by absorbing sorry by rejecting लिख लो या फिर 70 joule of heat
to the atmosphere या फिर to the surrounding, then what will be the efficiency of engine? Efficiency of engine will be high. बहुत simple question है, correct? Yeah. डायरेक्ट 4 फॉर्मूला by 13. कितना? 4 by 13. 4/30, 4/3 ना? 4/3. हाँ, See, here in this case, your work done is what? 40 joules. Heat rejecting, रिजेक्ट हो रहा है हीट, तो Q1 है कि Q2 है, ये बताओ. Q2. कभी भी ये वाला डायग्राम मत भूलो आप. ये वाला डायग्राम का कार्नोट इंजन में भी यूज होता है, कार्नोट साइकिल में भी यूज होगा. तो बेसिकली यू नो द वैल्यू ऑफ Q2, नॉट Q1. ओके, योर Q2 इज बेसिकली 70 joules. नाउ व्हाट इज Q1? बताओ. W plus Q2, correct, which is 130. 130 joules. That means your efficiency of 1300. engine will be work done by heat input, जिसको आप बोल सकते हो 4/13. अगर परसेंटेज में देखेंगे तो क्या आएगा? परसेंटेज में बताओ, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई. अच्छा 33 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? 333 क्या आ रहा है? 33 पॉइंट, सॉरी 30 पॉइंट समथिंग आएगा आई गेस. कितना आ रहा है भाई बताओ? 30.7. 7. देखो, दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ इंजन. ओके, अब मेरे को बताओ, ये जो हमने इंजन का एफिशिएंसी निकाला, ये मैक्सिमम होगा क्या? इससे कम ही इंजन का एफिशिएंसी आएगा. क्यों मैक्सिमम होगा बताओ? इंटरनल एनर्जी को नहीं लिया गया है इसमें. एग्जैक्टली, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को मैंने ऐसे एज्यूम किया कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है इंजन का. दैट मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मैंने जीरो लिया है, विच इज नॉट पॉसिबल इन रियल केस, राइट? तो इसको ना हम बोलते हैं, दिस इज नॉट द एक्चुअल एफिशिएंसी, बट इसको हम बोल सकते हैं कि आइडियल एफिशिएंसी, Max होगा. मैक्स एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ इंजन. पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल है, ठीक है. फिर आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे. दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया है? मैंने देखो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट के बारे में आपको बताया बस ओनली. तो देखो, दुनिया में ऐसा मान लिया हमने कि एवरी टाइम योर एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. तो स्टेटमेंट 2 भी हमको वही बोलता है. स्टेटमेंट 2 बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी सिस्टम. ओके, क्या होगा? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट any system where heat is flowing from low temperature to high temperature, low से high. ये पॉसिबल है क्या? कभी बताओ. लेकिन उन्होंने बोला तब तक पॉसिबल नहीं है until, क्या लिख दिया मैंने? यूनिट लिख दिया यहाँ पे. until there is an external work applied on the system. Until there is an external work applied on the system. इसका मतलब क्या है? कि नॉर्मली कभी भी हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट फ्लो नहीं करेगा, इट इज इम्पॉसिबल. लेकिन उसको आप जबरदस्ती कराओगे. मींस एक आपका लो टेम्परेचर है, देखो जबरदस्ती कैसा होता है? जैसे नीचे वाला आपका लो टेम्परेचर है T1,
इट इज लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तभी हीट फ्लो होगा टू T2 हाई टेम्परेचर व्हेन यू अप्लाइड एन एक्सटर्नल वर्क। बाहर से अगर आप उसको एक्सटर्नल वर्क दे रहे हो तो ही होगा, इसको हम बोलेंगे वर्क इनपुट। ओके, तो ये क्या किसका एग्जांपल होगा ये बेसिकली बताओ। मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट 1 आपको हीट इंजन देता है, स्टेटमेंट 2 क्या देगा? पिस्टन जैसा है। एसी देगा, एसी रेफ्रिजरेटर, करेक्ट। दैट मीन्स व्हाट यू आर सेइंग कि यू आर टेकिंग आउट द हीट, मीन्स आप हीट निकाल रहे हो कहां से? लो टेम्परेचर से। कहां पे दे रहे हो? हाई टेम्परेचर पे हीट दे रहे हो। Q1 will be your heat removed from the low temperature। लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर हीट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ आपने वर्क इनपुट दिया। तो इसमें से आपका रूम कौन सा होगा? अगर ये आपके पास एसी है तो व्हाट विल बी द रूम इस वाले केस में? T2 हाई टेम्परेचर में रूम कैसे रख सकते हैं यार हम? फिर तो खत्म हो जाएगा, फिर काय का एसी है? दिस इज योर रूम राइट। लो टेम्परेचर पे जो है वो आपका रूम है, और जो हाई टेम्परेचर पे वो क्या है? सराउंडिंग। मतलब कर क्या रहा है एसी कि आपका जो रूम है उससे हीट बाहर निकल रहा है, और लॉजिकली अगर रूम से हीट बाहर निकलेगा तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा भाई बताओ? अगर रूम से हीट बाहर निकलेगा तो रूम का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और कहाँ पे जा रहा है वो? आपने देखा होगा एक एग्जॉस्ट होता है एसी का जो बाहर की साइड रखा है, और उसमें से गर्म हवा निकलता है, मीन्स हीट बाहर निकलता है हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे हीट निकलता है विच इज योर सराउंडिंग, जो कि आपका एटमॉस्फेयर है। और इसके लिए आपको हमेशा क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट। बिना इलेक्ट्रिसिटी के एसी चलता है क्या भाई? नहीं चलता। एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो, रूम ऑलरेडी लो टेम्परेचर पे, तो क्या एसी का यूज है? बहुत सही। तो देखो होता क्या है कि एसी अब आपका काम करना स्टार्ट करेगा। सपोज दोनों का टेम्परेचर सेम है राइट, T2 भी सेम है आपका और T1 भी सेम है। तो अगर आप वर्क इनपुट दोगे तो ये क्या बोल रहा है कि भाई इधर से इधर हीट फ्लो होना चाहिए, दैट्स इट राइट। कब तक हीट फ्लो होता है बताओ? एक पर्टिकुलर बॉडी में एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक कब तक हीट फ्लो होता है? तक सेम ना हो। इक्वल जब ना तक हो। सेम ना हो। दैट मीन्स योर T1 इज व्हाट? डिक्रीजिंग। T1 इज डिक्रीजिंग राइट। अगर आप यहाँ से यहाँ पे हीट फ्लो करते हो तो T1 हमेशा क्या हो रहा है आपका? नीचे जा रहा है राइट। और सराउंडिंग में कभी टेम्परेचर चेंज होगा क्या? अगर सराउंडिंग कितना बड़ा है आप देखो, सराउंडिंग को हम सिंक जैसे कंसिडर करते हैं राइट। इन दिस केस योर टेम्परेचर कांट अफेक्ट। एक पर्टिकुलर एसी आने की वजह से आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हिलेगा नहीं, क्योंकि सराउंडिंग बहुत बड़ा है राइट। देखो तो कंटिन्यूअसली ना वो टेम्परेचर कम करते ही रहेगा। जब तक आप वर्क इनपुट देते रहोगे तो कंटिन्यूअसली हीट बाहर निकालेगा वो। क्या बोल रहे हो? नहीं समझ रहा है? देखो मेरे पास बाहर का टेम्परेचर है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। और एसी का मतलब रूम का टेम्परेचर है अराउंड 35 और 36। आप जनरली देखोगे कि रूम में टेम्परेचर कम ही होता है क्योंकि डायरेक्ट सन आ नहीं रहा है रूम में, करेक्ट। ये मैं बोल सकता हूँ क्या बताओ ओम? रूम का टेम्परेचर हमेशा सराउंडिंग से कम होगा, एकदम थोड़ा सा स्लाइटली, 1 डिग्री सेल्सियस और व्हाटएवर पॉइंट समथिंग। तो अभी यहाँ पे आपने एसी लगा दिया रूम राइट। अब एसी क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली रूम से हीट बाहर निकल रहा है, खींच रहा है, और कहाँ पे जा रहा है वो? सराउंडिंग में जा रहा है। तो देखो जनरली ऐसा बोला जाता है इन जनरल प्रोसेस हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। यहाँ पे तो वैसे ही वो लॉ क्या हो रहा है? गलत साबित हो रहा है क्योंकि हमने एक्सटर्नल वर्क इनपुट दिया राइट। तो अब
रूम से जब हीट बाहर निकलेगा तो इसका कंटिन्यूअसली टेम्परेचर क्या होगा? 34 होगा, 33 होगा, 30 होगा, 24 तक जाएगा, 23 तक जाएगा। तो तो सर आप वो देखोगे एसी से एसी ठंडी स्लोली हवा आती स्लोली है, रूम को, हाँ सॉरी, तो एसी से ठंडी हवा आती है, फिर वो क्या है? एसी से ठंडी हवा वही से तो आती है ना, जैसे आपने हीट बाहर निकाल दिया, राइट? हाँ हीट निकाल दिया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा रूम का, हाँ और अगर वहां से आप हवा लोगे एक पर्टिकुलर रूम के एरिया में टेम्परेचर कम होगा, राइट? रूम मतलब सॉरी एसी के एरिया में, एसी के पर्टिकुलर एरिया में ही आपको टेम्परेचर बहुत कम होगा, और जस्ट एग्जॉस्ट के बाहर ही, एग्जॉस्ट के बाहर अगर आप हाथ रखोगे तो वहां पे आपको गर्म हवा दिखेगा, दूर जाओगे तो नहीं दिखेगा गर्म हवा, करेक्ट? हाँ तो एकदम पास वाले एरिया से टेम्परेचर कम हुआ है, फिर वहां पे फैन लगा है एसी के अंदर, राइट? तो फैन क्या करेगा, वो जो ठंडा वाला टेम्परेचर है वहां पे जो एयर जनरेट हुआ है वो ना आपकी तरफ ये करेगा, राइट? रूम अगर सराउंडिंग से हॉट है, रूम अगर सराउंडिंग से हॉट है तो मेरे को पहले एसी लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, बताओ? दैट्स गुड क्वेश्चन। नहीं, क्योंकि क्या होगा फिर तो नेचुरली क्या होता है, नेचुरली नेचुरली बाहर जाए। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो होता है। अगर मेरे रूम का 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका 37 है, तो नेचुरली हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो होता ही है। इसके लिए मेरे को अलग से इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट देके एसी नहीं लगाना पड़ेगा, करेक्ट? समझ रहा हूँ? कब तक होगा ये? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, 37 नहीं हो जाता, फिर दोनों का इक्वल हो जाएगा, फिर रूम का टेम्परेचर अपने आप क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कम होगा, क्योंकि सराउंडिंग में सन का एग्जैक्ट इफेक्ट आ रहा है। तो थोड़ा भी अगर कम हो जाता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स नाउ यू कैन यूज एसी ओवर हियर, जिसमें आप वर्क इनपुट दे रहे हो तो यहाँ से और एनर्जी निकालेगा, इसका टेम्परेचर और कम करेगा, करेक्ट? पता चल रहा है आपको? बताओ। हाँ सर। तो बेसिक फंडा क्या है आप यहाँ पे समझ लो, कि अभी एसी में आप क्या देखोगे, जैसे जब आप गाड़ी खरीद रहे थे तो मैं क्या देख रहा था भाई, इफिशियंसी देख रहा था, मतलब कम पेट्रोल यूज होना चाहिए भाई मेरा। अब यहाँ पे एसी खरीदते टाइम क्या यूज होना चाहिए, क्या कम यूज होना चाहिए, सॉरी, कम वर्क करना कम चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी यूज होना चाहिए, दैट मीन्स, और आउटपुट यहाँ पे क्या ज्यादा मिलना चाहिए आपको, व्हाट विल बी हायर ओवर हियर, जिससे आपका रूम ठंडा हो अच्छे से। Q2। नॉट Q2, Q1 नो। Q1 ज्यादा निकलना चाहिए। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में मैं कैलकुलेट करता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें आपका आता है Q1 अपॉन W इन। बहुत इंपॉर्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्या रखोगे आप बताओ एसी खरीदते टाइम? सर वो स्टार्स होते हैं, वो उस पे होते हैं। एग्जैक्टली, स्टार्स मतलब सीओपी, तो जितना ज्यादा स्टार उतना अच्छा सीओपी। वाई? ज्यादा स्टार्स मतलब ज्यादा सीओपी होगा तो ऐसे क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा होगा, मींस आई विल कम नीड इलेक्ट्रिसिटी लेगा और कम ज्यादा ठंडा इलेक्ट्रिसिटी करेगा। एंड मोर आउटपुट, मतलब ज्यादा रूम ठंडा होगा। पावर सेविंग ना भाई, सॉरी, पावर सेविंग ना। पावर समझा नहीं। पावर सेविंग। हाँ पावर सेविंग, करेक्ट, पावर सेविंग मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कम खा रहा है ना भाई, तो पावर सेविंग है। और बस इलेक्ट्रिसिटी कम खा के काम नहीं होगा, क्योंकि एसी का मेन पर्पस क्या है, रूम को कूल डाउन करना है। तो आपको Q1 भी ज्यादा होना ही चाहिए। जैसे आप गाड़ी का इंजन खरीदते हो तो ऐसे नहीं कि कम पेट्रोल खा रहा है तो अच्छी गाड़ी है, हमेशा कम पेट्रोल खा रहा है तो अच्छी गाड़ी है क्या, बताओ? नहीं भाई, 60-70 की स्पीड से तो चलनी चाहिए एटलीस्ट, करेक्ट? तो आपको वो भी देखना है कि भाई आउटपुट कैसा दे रहा है, तो यहाँ पे ये भी देखना है कि Q1 कैसे, दोनों का बैलेंस्ड होना चाहिए, राइट? एसी ने रूम को ठंडा भी करना चाहिए एक अच्छे वे में,
और कम इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका सीओपी एक डेवलप होगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे अगर मैं एनर्जी बैलेंस करता हूँ तो व्हाट विल बी इक्वेशन, बताओ इन दिस पर्टिकुलर केस। 1 plus W input equal to Q2. कितना हीट आ रहा है, कितना एनर्जी आ रहा है एसी के अंदर, Q1 Q प्लस W भी तो आ रहा है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस इफ आई राइट एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन, देन इट विल बी लाइक Q in प्लस W in इक्वल्स टू Q2 बाहर निकल रहा है, देखो जंक्शन लॉ अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो, राइट, दैट मीन्स योर W इनपुट इज व्हाट, Q2 माइनस Q1. So what will be the COP? Q1 upon Q2 minus Q1. तो जैसे इफिशियंसी ना हमेशा 1 से कम होता है, आपने देखा होगा परसेंटेज में हमेशा 100 से कम ही आता है, लेकिन सीओपी हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 होता है, दैट मीन्स 100% से ज्यादा ही होगा। तो आपको इसको इफिशियंसी की तरह ट्रीट नहीं करना, दिस इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, सी ऑलराइट, इस पे क्वेश्चन करता है तो आपको पता चलेगा, सिंपल क्वेश्चन। वेयर स्क्रॉल अप कहाँ पे करूं ओम, यहाँ पे, हाँ सर। हाँ, दिस डायग्राम इज इम्पोर्टेंट। ये डायग्राम से ना आप पता कर लेते हो कि भाई कौन सा रूम है, कौन सा सराउंडिंग है, कहाँ से मैं वर्क इनपुट दे सकता हूँ। आपके रेफ्रिजरेटर भी जो है वो सेम साइकिल में काम करता है। अब रेफ्रिजरेटर में जहाँ पे रूम है वहां पे क्या होगा बताओ, जहाँ पे वहां पे क्या होगा, सॉरी, इस रेफ्रिजरेटर का अंदर वाला पार्ट होगा जहाँ पे हम फल फ्रूट रखते हैं, करेक्ट। और बाहर वाला पार्ट मतलब सराउंडिंग वहां पे क्या होगा, आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के पीछे जो है, फैन जैसा ही होता है। हाँ, फैन और ऐसे ना ये लगे रहते हैं, क्या बोल सकते हैं हम इसको, एग्जॉस्ट। मेटल के या फिर उसके, सो दैट हीट क्या होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट, इसको हल्का सा गर्म करता है और हीट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जनरली आपको लगेगा कि आप जब एसी को ओपन करते हो, एक लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो क्या रूम ठंडा होगा क्या, रेफ्रिजरेटर को, सॉरी सॉरी सॉरी, रेफ्रिजरेटर को ओपन करोगे आप, थोड़ी देर के लिए खुला रखोगे, तो जो आपका किचन है, राइट, तो किचन कूल डाउन होगा क्या, बताओ, आपके मन में क्या आ रहा है सबसे पहले वो बताओ। रेफ्रिजरेटर गर्म हो जाएगा ना, मतलब थोड़ा सा अंदर चला जाएगा हीट। जो मतलब किचन का ज्यादा होगा, किचन का टेम्परेचर ज्यादा होगा ऐसे बोल रहे हो, नहीं जो मतलब रेफ्रि पहले खोलने के पहले तो ज्यादा ही होगा, तो अंदर अच्छा, कूल नहीं होगा। ये देखो, ये मैंने एसी का डोर ओपन कर दिया, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल किचन है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज दिस इज योर रेफ्रिजरेटर, नॉट एसी, सॉरी। तो अभी आपको ऐसा लॉजिकली लगना चाहिए कि भाई एसी का रेफ्रिजरेटर का अंदर का टेम्परेचर तो कम है जहाँ पे मैंने सारे वो रखे हैं, अगर मैं उसको खोलता हूँ तो मेरे को ऐसे ठंडा ठंडा लगता है ना थोड़ी देर के लिए, क्या उसकी वजह से रूम ठंडा होगा कि गर्म होगा, बताओ क्या लगता है आपको यहाँ पे। सर थोड़ा ठंडा होगा। ठंडा होगा लग रहा है, ओके, किसी को ऐसा गर्म लग रहा होता है पता है, लेकिन रीजन नहीं मालूम। है, अच्छा गर्म होता है, दैट्स करेक्ट, आपका किचन जो है ना वो गर्म होता है, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे सर कि वो पीछे से टेम्परेचर, हवा आती है खोलने के बाद, इसलिए। एग्जैक्टली वो जो एग्जॉस्ट हो रहा है, जैसे ये जो यहाँ पे आप देखोगे ये जो कवरिंग है, इसके थ्रू
पीछे की तरफ आपका हीट बाहर निकल रहा है, ओके। कब बाहर निकलता है, देखो कहाँ पे, सराउंडिंग में, इन द सेंस बाहर की तरफ। अब मेरे को आप बताओ, इनिशियली उसको कितना एरिया ठंडा करना था? जब आप एसी को बंद करते तो उसका कितना एरिया ठंडा करना होता है? बस एक स्पेसिफिक, आपका कितने लीटर का एसी है? 15 लीटर का एसी है भाई, 20 लीटर का एसी है, तो उसको बेसिकली इतना ही वॉल्यूम क्या करना है, इतने वॉल्यूम का टेम्परेचर डिक्रीज करना है इनिशियली, जब एसी क्लोज है। सॉरी, एसी क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, रेफ्रिजरेटर क्लोज है तब, ओके। अभी जब आप उसको ओपन करोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? पूरे रूम का वॉल्यूम हो जाएगा। सर और जो वो जो हीट रिलीज करेगा वो भी किचन में ही है। हाँ, वो तो पहले भी किचन में, अभी भी किचन में, ओके। लेकिन अभी क्या होगा, उसके पास वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया ना, तो उसके ऊपर लोड बढ़ गया। आपने रेफ्रिजरेटर खोला तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं पूरे रूम के तो टेम्परेचर को कैसे पता डिक्रीज लगता है कि करूंगा। वॉल्यूम, मतलब वो वॉल्यूम इंक्रीज होने पे उसे ही ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, पर उससे कैसे पता लगेगा वॉल्यूम इंक्रीज हो? नहीं तो वो ज्यादा वर्क करना चाहता है, तो उसकी वजह से ज्यादा हीट बाहर भी निकल रहा है, Q2, राइट। Q2 एग्जॉस्ट हो रहा है ना बाहर, कैसे, राइट। जैसे आप देखोगे कि वर्क इनपुट क्या होता है, Q2, सॉरी Q2 माइनस Q1, राइट। अब इस केस में आपका ज्यादा वर्क लेगा, मतलब ज्यादा हीट बाहर भी दे रहा है। अब ज्यादा हीट बाहर देगा, दैट मीन्स आपका किचन क्या होगा फिर? किचन क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होगा। देखो पूरे किचन के मतलब जो टेम्परेचर को, रिलीज हो रहा है उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी का भी एनर्जी इन्वॉल्व है, हाँ ज्यादा हाँ, रिलीज हो करेक्ट करेक्ट। तो जनरली जब आपका लोड बढ़ जाता है, देखो एक रेफ्रिजरेटर मैंने डिजाइन किया है 15 लीटर के लिए, 20 लीटर के लिए, लेकिन आप जब उसको खोलते हो तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। अब उसको लगता है मेरे को पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर कम करना है, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। बट स्टिल उसका काम ही वही है, टेम्परेचर तो कम करेगा हर पॉइंट का, तो करना चाहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो कर नहीं पाता बाय द वे, लेकिन उसकी वजह से होता क्या है कि आपका एग्जॉस्ट वाला जो हीट है वो ज्यादा बाहर निकलता है, बिकॉज इट टेक्स मोर इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो इसीलिए हम एसी को इस तरह डिजाइन करते हैं कि अगर आप उसको खुद से बंद भी ना करो तो अपने आप बंद होना चाहिए, अदरवाइज उसका परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होता है, करेक्ट। अचानक से लोड बढ़ गया ना उस पर, समझ रहे हो आप? है यार। एक क्वेश्चन यस। करते हैं। तो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं हम दरवाजा ओपन करके? क्या क्या? सर Q1 कैसे अफेक्ट होगा अगर हम रेफ्रिजरेटर का दरवाजा ओपन करेंगे? Q1, Q1 बोल रहे हो? हाँ सर। Q1 तो एक स्पेसिफिक ही है ना यार। अगर मैं कोई एसी खरीदता हूँ या फिर रेफ्रिजरेटर खरीदता हूँ, तो बनाते उसको Q1 के रिस्पेक्ट की है वो। मतलब भाई एक लो टेम्परेचर में कितना हीट खींचेगा, दैट इज योर एसी। अगर ज्यादा हीट खींचता है तो आपका बहुत अच्छा एसी है, कंज्यूमिंग लेस इलेक्ट्रिक पावर, राइट। तो हम क्यू के रिस्पेक्ट हम एसी को डिजाइन करते हैं, फिर रेफ्रिजरेटर को डिजाइन करते हैं कि वो कितना हीट खींच रहा है। जैसे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, तो वो अंदर से कितना हीट ले रहा है, अंदर से कितना हीट खींच रहा है बाहर, राइट। दैट्स योर Q1। वो उससे इफेक्ट नहीं करेगा कि अचानक से वॉल्यूम बढ़ गया तो ये क्या क्वेश्चन है भाई? फ्रिज का ड्राइंग निकालना है क्या? निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना तो बस निकालो। ये बस मैंने आपको एक फैक्ट बताया क्या होता है, करेक्ट। हाँ सर। ये फ्रिज नहीं लग रहा है क्या आपको? क्या बात कर रहे हो? चलो इसको डबल डोर बना देते हैं फिर, नहीं लग रहा है तो। अब लग रहा है क्या? अरे वो 3D में आप नहीं समझ पाओगे, समझ रहे हो आप? देखो अभी हम आएंगे, एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर के रिस्पेक्ट। इफ 80 joules of heat
is taken from the room by AC and it rejects same 80 joules of heat to the surrounding. तो यहाँ पे मेरे को बताओ एफिशिएंसी क्या होगा, सॉरी देन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा एसी का, व्हाट डू यू थिंक? Not बहुत defined अच्छी, by zero. कितना, Work सॉरी in सॉरी, work input zero हो जाएगा सर. हाँ वर्क इनपुट जीरो हो गया भाई, तो यहाँ पे आप वर्क ही नहीं दे रहे हो, तो सीओपी इज व्हाट, Not defined. अनडिफाइंड है यहाँ पे, बहुत से, विच इज नॉट पॉसिबल इन रियल केस, राइट? तो चलो यहाँ पे फिर मैं लेता हूँ, क्या लूँ भाई, 180 ले लो, 180 जूल्स ऑफ हीट सराउंडिंग में. अब ये रियल वाला एग्जांपल है, ओके, रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है. या क्या होगा बताओ? अरे इतना टाइम, कितना सीओपी? 0.8. 0.8, ओके, 80/100 होगा ना? हाँ. करेक्ट करेक्ट. तो 1 से कम है मतलब ये अच्छा है क्या बताओ? नहीं है, 1 से ज्यादा ही होना चाहिए, राइट? विच इज 0.8. तो 1 से कम है मतलब अच्छा है क्या बताओ? ये रेफ्रिजरेटर और एसी ना ना. तो अगर मैं यहाँ पे 180 जूल्स के जगह पे और क्या ले लेता हूँ, Q2 को बताओ, 300 joules, okay, then your COP will be good. क्या होगा? Right, 220 divided by 100, which is, sorry, divided by 80, right? अरे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? This is not less than 1. पॉइंटेड कैसे निकाला आपने यहाँ पे? होता क्या फॉर्मूला COP का? Q1 अपॉन वर्क इनपुट, करेक्ट? तो योर Q1 इज व्हाट, 80 जूल्स. वर्क इनपुट कितना आया? अच्छा सही है, 100.8. तो यहाँ पे वर्क इनपुट कितना आ रहा है और Q1 कितना है, उसके रिस्पेक्ट बताओ. ज्यादा हीट बाहर निकल रही है और कम होगा, तो आप यहाँ पे 100 जूल्स लेके बताओ. इफ योर Q2 इज 100 जूल्स, देन व्हाट विल बी द COP? क्या होगा? राइट, 80/20, विच इज 4. तो कौन सा एसी अच्छा है या फिर कौन सा रेफ्रिजरेटर अच्छा है इन दोनों में से? सर 4 आंसर वो सही है. 4 वाला सही है. दैट मीन जिसका भी 1 से अच्छा होगा वो तो अच्छा ही होता है, और 4 तो काफी सही है. दैट मीन इसके पास 4 स्टार है भाई, ऐसे आप देख सकते हो. करेक्ट. 3.5 आ रहा है तो 3.5 स्टार है, 3 आ रहा है तो 3 पाई स्टार के है. ज्यादा स्टार नहीं हो सकते क्या? किसके अंदर? पाई से ज्यादा स्टार नहीं होते ना? हाँ, तो 5 से ज्यादा स्टार करने जाओगे तो क्या होगा आप ही बताओ. अगर आपने बहुत ज्यादा Q1 कर लिया और बहुत ही कम W in कर लिया, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? अब एसी भी एक पर्टिकुलर, आपने देखा होगा कि वो लिक्विड पे चलता है. आपने देखा होगा कि वो एसी के अंदर या फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर ना लिक्विड होता है जो पाइप से फ्लो करता है, राइट? हाँ सर. अल्दो आप इलेक्ट्रिक सप्लाई तो दे रहे हो, विच इज करेक्ट, वर्क इनपुट दे रहे हो आउट एक्सटर्नली,
लेकिन Q1 तो वो खुद ले रहा है ना, Q1 तो उस लिक्विड पे डिपेंड करेगा, आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है एसी रेफ्रिजरेटर में, उस पर डिपेंड करेगा, right? तो उससे ज्यादा लेने जाओगे तो इज नॉट पॉसिबल, महंगा भी होगा बहुत ज्यादा, उसकी वजह से डिजाइन करेंगे नहीं ना लोग। चाहिए कितना टेम्परेचर आपको? एसी में चाहिए होता है कितना होता है एसी में मिनिमम टेम्परेचर बताओ? 17 16, 17. 17 और 16 आई गेस, दैट शुड बी द। और उसमें और कम चाहिए होता है, रेफ्रिजरेटर में कितना चाहिए? फ्रीजर में तो माइनस में लगता है, कितना? सॉरी, फ्रीजर में माइनस में लगता है ना। हाँ माइनस में लगता है, नेगेटिव ऑफ सम ऐसे ले लो 5 डिग्री सेल्सियस और नेगेटिव ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस तक अप टू। लेकिन अभी होता क्या है, आपका कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है बताओ, एसी की रेफ्रिजरेटर? एसी करेक्ट, व्हाई? ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम पूरे एग्जैक्टली, एकदम। ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब ज्यादा ये खाएगा आपका वर्क पावर इनपुट। सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट करेक्ट। और रेफ्रिजरेटर में कम वॉल्यूम है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो जाता है, स्टिल कम वर्क ले रहा है वो एक्सटर्नली। तो अभी मैं थोड़ा आपको एक अलग सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे पास अभी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया दुनिया में, लेकिन मेरे पास इंजन है और पेट्रोल है, फ्यूल है। तो इंजन और फ्यूल से क्या मैं रेफ्रिजरेटर या फिर एसी का काम करा सकता हूँ क्या बताओ? ये इंजन है मेरे पास, ये आपका विच टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, दिस इज योर हाई टेम्परेचर। तो नेचुरली हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो कर रहा है इंजन में, और ये क्या कर रहा है, आपको वर्क आउटपुट दे रहा है। तो भी क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसी वर्क आउटपुट को इलेक्ट्रिसिटी बनाई। एग्जैक्टली वर्क इनपुट की तरह यूज किया, किसमें? एसी और रेफ्रिजरेटर में। तो अब क्या होगा, रूम का जो लो टेम्परेचर है T3 लेते हैं इसको, यहाँ से हीट निकला, हाई टेम्परेचर जो सराउंडिंग है जो कि T2 होगा, यहाँ पे हीट Q4 रिजेक्ट हुआ। कर सकते ऋषि, हो गया ना आपका, एसी काम करेगा यहाँ पे। बस जिधर मैकेनिकल वर्क आउटपुट था वो क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट। किसके लिए? एसी के लिए। जरूरी थोड़ी है कि मैं इलेक्ट्रिकल वर्क आउटपुट ही दूं। हमने एसी और रेफ्रिजरेटर ऐसे डिजाइन किया जहां इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करेंगे, राइट? लेकिन कल को अगर मैं बोल देता हूँ कि नहीं भाई, मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं, तो मेरा फ्यूल पे काम करना चाहिए, मतलब देख रहे हो, आप पेट्रोल डाल के या फिर डीजल डाल के एसी चला रहे हो, समझ रहे हो आपको? कहीं ना कहीं से तो आपको एनर्जी लेना पड़ेगा, अदरवाइज एसी विल नॉट वर्क। ओके, ये आपको पता चला कि नहीं पता? अब इस केस में एक बार आपको पैसेज में आया था कि इसमें बस कंपैरिजन करना है। इफ योर एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज हायर, दैट मींस सीओपी ऑफ एसी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, अगर आपने इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया तो? अब बताओ, दैट्स द क्वेश्चन। बहुत लॉजिकल है, बहुत होगा सिंपल ना, है। डिक्रीज डिक्रीज होगा। होगा। डिक्रीज होगा, बहुत सही। इनपुट व्हाई? डाउन। Because efficiency of engine, if you talk about work output by Q1, right? Efficiency क्या होता है, कितना वर्क मिल रहा है डिवाइडेड बाय Q1। अब COP की बात करोगे तो COP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वर्क जो आ रहा है, वही तो इसके लिए वर्क इनपुट है, Q3 अपॉन वर्क इनपुट। तो अगर आप इफिशियंसी ऑफ इंजन इंक्रीज करते हो, दैट मीन्स योर वर्क आउटपुट इज इंक्रीजिंग एंड COP विल बी डिक्रीजिंग। व्हाई? बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करेक्ट। तो जितना इंजन का एफिशिएंसी बढ़ाओगे उतना सीओपी कम होगा आपका, राइट? हाँ हाँ, करेक्ट, दैट्स द क्वेश्चन। तो आपको पता चला होता कैसे है प्रोसेस? यस सर।
डीप में आप बाद में समझते हो, लेकिन अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है हीट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, तो फिर आप पूरा समझ ही नहीं पाओगे। अभी हुआ क्या है ना, बहुत सारे लोगों ने इंजन डिजाइन किया, राइट, सारी कंपनी ने इंजन डिजाइन किया कि भाई हमारा एफिशिएंसी अच्छा होना चाहिए, हमारा एफिशिएंसी अच्छा होना चाहिए, लेकिन किसी का एफिशिएंसी अच्छा नहीं आया, मतलब आइडियल किसी का नहीं हुआ मैक्सिमम। तो आइडियल एफिशिएंसी आपका डिफाइन करता है कार्नोट इंजन, ओके, जिसको आप बोल दो कार्नोट इंजन। तो कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज आइडियल इंजन। इसके जिसकी इफिशिएंसी आज तक किसी की नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। बट है क्या कार्नोट इफिशिएंसी? ऐसा कौन सा साइकिल है जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम इफिशिएंसी आ रही है? तो फर्स्ट में ना यहाँ पे इंजन को लिख लेता हूँ कि भाई इंजन में हीट कहाँ से आ रहा है बताओ, हाई टेम्परेचर से। हीट किधर जा रहा है? Q3 ले लेता हूँ मैं, चलो इधर लो टेम्परेचर पे T3 लेते हैं इसको, और आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है। अब यहाँ पे इफिशिएंसी क्या होता है? सिंपली W आउटपुट अपॉन Q इनपुट, विच इज 1 माइनस Q2 अपॉन Q3, सॉरी 1 माइनस Q3 अपॉन Q1, करेक्ट? सही बोल रहा हूँ मैं? इस वाले केस में 1 माइनस Q3 अपॉन Q1 होगा क्या, या गलत है कुछ? ठीक है, तो बस आपको Q3 और Q1 कैलकुलेट करना है, आपको अपने आप इफिशिएंसी आ जाएगा। तो भाई कार्नोट साइकिल में कार्नोट इस आदमी ने बोला क्या है, तो बताओ। इसने 4 प्रोसेस दे दिए जिसमें साइकिल काम कर रहा है। तो मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ, आप मेरे को बताओ। 1 to 2 is your isothermal expansion. What that means? 1 to 2 में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्यों बोल रहे हैं हम उसको? बिकॉज योर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। बहुत सही। उसके बाद 2 to 3 में जब आओगे तो दिस इज बेसिकली एडियाबैटिक एक्सपांशन, ओके। 2 to 3 में प्रोसेस कौन सा है? एडियाबैटिक। और क्या हो रहा है भाई इसमें भी? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इट विल बी एडियाबैटिक एक्सपांशन। फिर पीछे आएंगे 3 to 4। 3 to 4 में आपका प्रोसेस तो आइसोथर्मल है, लेकिन इन दिस केस वॉल्यूम इज व्हाट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Decreasing. डिक्रीजिंग। दैट मीन्स आइसोथर्मल, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब आप कंप्रेस कर रहे हो, करेक्ट? एंड 4 to 1 इज ऑल्सो योर कंप्रेशन, बट विच कंप्रेशन? एडियाबैटिक कंप्रेशन। वो डायग्राम में अच्छा नहीं दिख रहा, बट 4 to 1 इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके। एडियाबैटिक, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, सो कंप्रेशन, ओके। अच्छा बना देता है। लेट्स इंप्रूव द डायग्राम, और भी हटा दो इधर से। दिस इज योर 4, ओके। अभी भी सही नहीं दिख रहा है। दिस इज योर 4, या 3 to 4। फिर 3 to 4 गलत हो गया ना। 3 to 4 is isothermal compression and 4 to 1 is adiabatic compression। तो अभी मेरे को बताओ कि हीट कौन सी साइकिल में आएगा, कौन सी प्रोसेस में आएगा और कौन सी प्रोसेस में रिजेक्ट होगा? Q1 किधर आएगा और Q3 किधर आएगा? बताओ। इसका टेम्परेचर लेते हैं T1, तो इसका भी टेम्परेचर क्या होगा? 1 to 2 इज आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका भी टेम्परेचर T1 होगा। इसका टेम्परेचर लेते हैं T3, तो इसका भी टेम्परेचर कितना होगा 4 का? T3, बिकॉज 3 to 4 इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस।
हाँ भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस में कभी हीट एक्सचेंज हुआ है क्या आज तक? एडियाबैटिक प्रोसेस का डेफिनेशन ही वही है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0। तो ना एडियाबैटिक प्रोसेस में ना आपका हीट एब्जॉर्ब होगा ना हीट रिजेक्ट होगा, तो ये दो प्रोसेस तो चले गए। तो बताओ कौन से प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगा और कौन से में रिजेक्ट होगा? एक्सपांशन में कि कंप्रेशन में? ओ आइसोथर्मल को हटाया क्या मैंने, सॉरी। आइसोथर्मल ने एडियाबैटिक में हट जाएगा। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो ये दोनों आपके हट गए। सर कंप्रेशन में ओके हीट ओके रिजेक्ट ओके होगा। चलेगा। हाँ सॉरी, कंप्रेशन में हीट रिजेक्ट होगा। कंप्रेशन में हीट रिजेक्ट होगा, करेक्ट। क्या ही मस्त बात बताई आप। कंप्रेशन कहां से हो रहा है? 3 to 4 आइसोथर्मल कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्यों नहीं होता? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का डेफिनेशन ही वही है कि वहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो मैं 3 to 4 में क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देखो, Q3 हीट को रिजेक्ट कर रहा हूं फ्रॉम द सिस्टम। और 1 to 2 में क्या होगा? एक्सपांशन में हीट एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पे मैंने हीट एब्जॉर्ब किया है Q1। इज इट करेक्ट और नॉट, बताओ। इस प्रोसेस को कार्नोट ने मेरे को बताया कि 1 to 2 में आइसोथर्मल एक्सपांशन है, 2 to 3 में एडियाबैटिक एक्सपांशन है, 3 to 4 में आइसोथर्मल कंप्रेशन है एंड 4 to 1 में एडियाबैटिक कंप्रेशन है। नाउ आई हैव टू फिगर इट आउट कि भाई इंजन जो होता है एक जगह से हीट लेगा, दूसरी जगह से हीट देगा, तो हीट एक्सचेंज कुछ प्रोसेस में हो सकता है, तो भाई एडियाबैटिक में तो नहीं हो सकता, क्योंकि एडियाबैटिक का डेफिनेशन ही वही है, हीट एक्सचेंज इज 0। ओनली विच प्रोसेस आर पॉसिबल? isothermal process. Now in which process your heat is absorbing and heat is rejecting? तो जब एक्सपांशन होगा दैट मीन्स योर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तब आपका हीट सप्लाई हो रहा है, मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। और हीट रिजेक्ट कब होगा? जब आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन। ये पता चला कि आपको बताओ Q1 और Q3 क्या है। इट इज वेरी इजी देन। उसके बाद बहुत इजी आपको इफिशिएंसी कैलकुलेट करना, और ये प्रूफ आता है एकदम 5-6 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। 5-6 तो नहीं, लेकिन 4 मार्क्स के लिए आता है यार। बस आपको 4 प्रोसेस पता करने, और इंजन काम कैसे करना है तो आपको पता ही है या। अब मेरे को बताओ भाई 1 to 2 प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल में हीट सप्लाइड कैसे निकालेंगे, बताओ किससे इक्वल होगा हीट सप्लाइड? राइट, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? Q1 इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू कितना होता है बताओ? 0. 0। बहुत सही, डेल्टा यू विल बी 0। तो योर हीट सप्लाई विल बी इक्वल टू W। ओके, तो W के रिस्पेक्ट में लिखूं तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसका वॉल्यूम V1 लेना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम V2 लेना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम V3 और इसका वॉल्यूम V4, राइट। इसका प्रेशर P1 लेता हूँ, इसका प्रेशर P2 लेता हूँ, इसका प्रेशर P3 लेता हूँ, इसका प्रेशर P4 लेता हूँ। हर स्टेट पे अलग अलग प्रेशर, अलग अलग वॉल्यूम। दैट मीन्स व्हाट विल बी योर वर्क डन ओवर हियर? 1 to 2 में वर्क डन कितना हो रहा है भाई? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है वर्क डन? देखो ये नहीं पता तो कैसे करोगे आप? व्हाट विल बी द वर्क डन फ्रॉम 1 to 2? आप ही बताओगे आइसोथर्मल प्रोसेस पे। P1 V1 प्रेशर वॉल्यूम है, P2 V2 प्रेशर वॉल्यूम है। बताओ ऋषि, कोई तो बताओ अनम्यूट करके। P1 V1 minus P2 V2। नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना यार। हाँ सर, हाँ सर। आइसोथर्मल में क्या होता है वर्क डन? देखो देयर आर टू फॉर्मूलाज। व्हाट आर दिस? एक होता है NRT ln
V2 माइनस V1 नहीं होता है क्या? ये आपने केमिस्ट्री में भी किया है, अभी फिर से फिजिक्स में भी कर रहे हो. इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर. Yes. करेक्ट है, और करेक्ट होना भी चाहिए भाई. राइट राइट. इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी तो है, लेकिन उसको इंटीग्रेट करके तो ये आता है ना. हाँ sir. करेक्ट. एनआरटी एलएन. अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है दोनों का? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो एनआरटी1 एलएन V2 माइनस V1 बोथ. दिस विल बी योर Q1, मतलब हीट एब्जॉर्ब इन द इंजन. देखो इंजन में हीट आ रहा है Q1. अभी मेरे को Q3 निकालना है, तो Q3 कौन सी प्रोसेस में है भाई? 3 to 4. तो 3 to 4 भी कौन सा प्रोसेस है आपका? आइसोथर्मल प्रोसेस है. तो बताओ 3 to 4 जो प्रोसेस है, इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस व्हाट विल बी योर हीट रिजेक्ट? नाउ हीट रिजेक्ट Q3 आइसोथर्मल है, तो इसमें वर्क डन ही होगा भाई. 3 to 4 का वर्क डन क्या होगा? 3 to 4 का वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस से सेम फॉर्मूला, बस टेम्परेचर की जगह पे क्या आएगा भाई? विश्वजीत डेल्टा यू जीरो है ना. डेल्टा यू व्हाट जीरो? आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है मतलब डेल्टा टी जीरो होता है. डेल्टा टी जीरो होता है तो डेल्टा यू जीरो है. हाँ सर. जो आपका हीट हो किससे इक्वल होगा? वर्क डन से इक्वल होगा. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? एनआरटी एल एन V2 बाई V1. और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? 1 to 2 थ्रू आउट टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसको मैंने T1 लिया है. Now in this particular process 3 to 4, what is your temperature? Constant temperature is what? 3 to 4 में बताओ. T3. T3. बहुत सही. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे NR T3 ln V4 by V3. 3 से 4 में जा रहा है ना, तो V3 से V4 तो V4 by V3. इज इट करेक्ट और नॉट? बताओ. करेक्ट है भाई, ये करेक्ट है. इसको ले दो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले दो इक्वेशन नंबर 2. Now we know, but we don't know the relation between V2, V1 and V4, V3. तो अभी ना आपको थोड़ा सा एडियाबैटिक प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा. 2 to 3. 2 to 3 is your adiabatic expulsion process. तो एडियाबैटिक का इक्वेशन यू नो, P V to the power gamma is constant, करेक्ट. तो इसको अगर मैं V और T में लिखूं तो क्या होगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर में. बताओ. प्रेशर को क्या लिख सकते हैं हम? nRT by V into V equals V to the power gamma, sorry, equals to T constant. into V raised to gamma minus 1. बहुत सही. T into V raised to gamma minus 1, ये होगा आपका कांस्टेंट. nR कांस्टेंट है तो nR राइट साइड भी कांस्टेंट में चला जाता है. तो 2 to 3 प्रोसेस में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अरे 2 का टेम्परेचर कितना है? 1 है राइट. T1. तो T1 V2 to the power gamma minus 1 is equals to T3 V3 to the power gamma minus 1. Is it correct or not? T2 V2 है, but T2 is your T1, right? Yeah. Second state का भी आपका टेम्परेचर T1 है. That's why I can write T2 V2 equals to T3 V3 के जगह पे T1 V2. Is it okay? So what do we get? V2 upon V3 to the power gamma minus 1 is equals to T3 upon T1. Yeah. Similarly, if you say which process और कौन सा adiabatic है भाई? 2 to 3 और 4 to 1. Okay. That means from 4 to 1, which is the adiabatic process. इसमें भी आप सिंपली सेम लिखो. क्या लिखेंगे? TV to the power gamma equals gamma minus 1 equals to constant. 4 to 1 जा रहा है. 4 का टेम्परेचर T3 है, 1 का टेम्परेचर T1 है. 4 का टेम्परेचर T3 है, 1 का टेम्परेचर T1 है.
इसका वॉल्यूम V4 है, इसका वॉल्यूम V1। करेक्ट? इज इट करेक्ट और नॉट? या सो व्हाट वी कैन राइट V4 sorry T3 into V4 to the power gamma minus 1 is equals to T1 into V1 to the power gamma minus 1. Here in this case you will also get T3 upon T1 is equals to V1 upon V4 to the power gamma minus 1. राइट? है कि नहीं? अब इन दोनों इक्वेशन को देख के मेरे को बताओ भाई क्या रिलेशन आ रहा है। दोनों को T3 by T1 की वैल्यू डाल सकते हैं हम। दैट मीन योर V1 upon V4 is equals to V2 upon V3. Very important relation. V1 upon V4 is equals to V2 upon V3. Now you have to know the efficiency of engine, और यहाँ पे हम कार्नोट साइकिल ले रहे तो कार्नोट इंजन will be 1 minus Q3 by Q1. That's our first formula, 1 minus Q3 by Q1. ये देखो ये डायग्राम कभी भूलेंगे नहीं हम, 1 minus Q3 upon Q1. So you know from the equation number 2, your Q3 is nRT3 ln V4 by V3. Okay, so I'll write 1 minus nR T3 ln V4 upon V3. Right? Similarly, what is your Q1? nR T1 ln V2 upon V1. Is it okay? या मॉड लेंगे, जो भी आपको लेना है। बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो Q3 जो है, Q3 निगेटिव में आएगा तो उसको आपको पॉजिटिव करना है। ओके, अगर यहाँ से मैं देखूँ बेसिकली और V4 अपॉन V3 और V3 अपॉन V4, व्हाट डू यू वांट टू से, क्या होगा V3 अपॉन V4 बताओ? V2 अपॉन V1। तो यहाँ पे अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, मतलब टू द पावर -1, विच इज करेक्ट। व्हाई? बिकॉज योर V3 इज ग्रेटर देन V4। करेक्ट? तो ये जो वैल्यू है वो आपको निगेटिव आएगा, तो इसको अगर मैं पॉजिटिव करूँ तो इट विल बी लाइक 1 minus nR T3 ln V3 upon V4 divided by nR T1 ln V2 upon V1। तो nR कट हो गया और V3 by V4 किससे इक्वल है? V2 by V1 से। तो ये भी राइट साइड वाला टर्म कट हो गया। तो कितना सिंपल आता है बीच में भाई प्लस साइन आएगी ना? कार्नोट इंजन। नहीं, ये जो Q3 है ना वो ऑलरेडी निगेटिव में था ना, बिकॉज V3 इज ग्रेटर देन V4। करेक्ट? हाँ। तो ln जिसका आपको वैल्यू लेस देन 1 होता है, पॉइंट समथिंग, इट इज निगेटिव, तो उसको मैंने पहले पॉजिटिव किया। दैट्स इट। या तो 1 माइनस T3 अपॉन T1, क्या ही सिंपल है। दिस विल बी योर कार्नोट इफिशियंसी। नोट कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दिस विल बी योर कार्नोट इफिशियंसी। यू नो द प्रोसेस, 4 प्रोसेस पता है मेरे को। हीट कहाँ से सप्लाई हो रहा है, कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ये भी पता है। तो आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q3 इन दिस पर्टिकुलर केस। या एक बार आपने Q1 एंड Q3 निकाल दिया, अपने आप आपको इफिशियंसी आ जाएगा 1 माइनस Q3 अपॉन Q1। तो क्या ही सिंपल है। अगर आपके पास हाई टेम्परेचर T1 है और लो टेम्परेचर T2 है, तो बस मेरे को टेम्परेचर पता होना चाहिए। दैट मीन्स इफ योर टेम्परेचर इज लाइक 227 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर, और जो मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट विल बी द आइडियल एफिशिएंसी, कार्नोट एफिशिएंसी? या बताओ। बस 2 टेम्परेचर में इंजन काम कर रहा है ऐसे बोल देंगे आपको। कितना हीट आ रहा है वो पता नहीं है, कितना हीट जा रहा है वो पता नहीं है, कितना हीट निकल रहा है वो पता नहीं है। राइट, इसको T3 ले लो यार, कुछ भी ले लो, हु केयर्स। So what will be your Carnot efficiency?
बताओ भाई। हाँ, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। यहाँ पे जब आप टेम्परेचर पुट करोगे, इट शुड बी इन केल्विन। ये लिख लो, आप छाप लो दिमाग, नॉट इन डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी एफिशिएंसी? 1 माइनस 300 बाय 500, which is 0.4 मीन्स 40%। और ये जो कार्नोट एफिशिएंसी होता है, ये आपका आइडियल एफिशिएंसी होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी ऑफ इंजन या फिर ऑफ एनी साइकिल। जैसे आपके पास बहुत हजारों साइकिल है, आप खुद का साइकिल भी निकाल सकते हो कि भाई मैं आइडियाबैटिक की जगह पे आइसोबारिक लूंगा, आइसोबारिक की जगह में पॉलीट्रॉपिक लूंगा, कुछ भी प्रोसेस ले लो, आपका साइकिल बनेगा। लेकिन आपको जितनी एफिशिएंसी आएगी ये दो टेम्परेचर में, उससे ज्यादा कार्नोट की एफिशिएंसी हमेशा होगी। इट विल बी मैक्सिमम एफिशिएंसी देन एनी अदर साइकिल। तो कार्नोट एफिशिएंसी जिसको निकालते हैं हम, तो उसको हम बोलते भी है कार्नोट साइकिल। इट इज कार्नोट साइकिल विच इज आइडियल साइकिल। ओके, तो कार्नोट का एफिशिएंसी कब बदलेगा भाई? कार्नोट का आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करना है, तो व्हाट डू यू चेंज? टेम्परेचर। एग्जैक्टली। तो भाई सराउंडिंग का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस जो है, वो सराउंडिंग का है। सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज कर सकते हो आप? आपके हाथ में है क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर? नहीं है। तो मैं बस फ्यूल का टेम्परेचर ही चेंज कर सकता हूँ। तो इफ यू चेंज द फ्यूल, you change the temperature, that means the efficiency will what? Increase or decrease. तो जनरली अगर आप ज्यादा टेम्परेचर भी बढ़ाते हो तो इंजन भी तो गर्म होके फट सकता है ना, राइट? तो अभी अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं तो हमारे अराउंड, इसके अराउंड ही काम करता है। 227 से थोड़ा सा कम है, बस इन दो टेम्परेचर में काम करता है इंजन, राइट? बाइक का भी ले लो या फिर कार का भी ले लो। बट वो जो इंजन है, अब आप मेरे को बताओ, उसका एफिशिएंसी हमेशा किससे कम होगा? अगर वो 227 और 27 के बीच में है तो टेम्परेचर, आपकी जो गाड़ी है, आपकी गाड़ी किससे कितने से कम दे रहा है? आपको पता होगा ना एफिशिएंसी। 40 से कम दे रही है वो, बिकॉज मैक्सिमम एफिशिएंसी तो आपका 40 डिग्री 40% है। देखो, इससे कम ही होगा जो भी होगा गाड़ी का, राइट? या तो एक क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या आप? सिंपल कार्नोट एफिशिएंसी, बहुत सिंपल है। इफ एन इंजन वर्क at 327 degree Celsius temperature and temperature of surrounding is 27 degree Celsius, then what will be the maximum efficiency possible for the engine? इंजन का कितना मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल है बताओ? या यू नो, इट इज कार्नोट इंजन, कार्नोट एफिशिएंसी, राइट राइट। सर वो फॉर्मूला है ना, उसमें T1 और T2 क्या है? देखो क्या है, बहुत ही सिंपल है। T1 इज योर हाई टेम्परेचर, नो, एंड T3 इज हाँ लो सर। टेम्परेचर। आप ऊपर भी देखो, ये जो डायग्राम निकाला था मैंने, T1 इज अ हाई टेम्परेचर, हीट इज कमिंग फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, राइट? हाँ, क्या होगा यहाँ पे बताओ?
तो दैट्स इट, हमारा थर्मो यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ और आप एचसीवी तो पूरा सॉल्व कर सकते हो अभी। या फर्स्ट एंड सेकंड लॉ बोथ 50% आ रहा है, दैट मीन्स इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, जहां पे आपका फ्यूल है उसका टेम्परेचर आप बढ़ा दे तो आपका एफिशिएंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 1 माइनस क्या होगा इधर 600, सॉरी हाउ 600, 300 बाई 600 आई गेस, 300 बाय 600। दिस इज योर T3, दिस विल बी योर T1, 50%, करेक्ट। तो जो इंजन इन दो टेम्परेचर में काम करेगा दैट मीन्स इसका एफिशिएंसी कभी 50% से ज्यादा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ओके एक मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। यू नो द प्रोसेस, हाउ डू यू कैलकुलेट। तो आपको इस साइकिल का एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। मैंने ना एक खुद का साइकिल डिजाइन किया विच इज नॉट लाइक कार्नोट साइकिल। ओके कार्नोट तो आपका आइडियल साइकिल है, मैं घर बैठे इंजन को डिजाइन कर रहा हूँ मेरे खुद के साइकिल से। अब उन्होंने 1 to 2 में आइसोथर्मल प्रोसेस लिया, मैं ले रहा हूं भाई आइसो बारिक प्रोसेस 1 to 2 में। 2 to 3 में भी एडियाबैटिक जा रहा हूं। 3 to 4 में आइसोकोरिक चला गया एंड नाउ 4 to 1 अगेन आई विल गो एडियाबैटिक। तो यू नो द प्रोसेस 2 to 3 इज एडियाबैटिक एंड 4 to 1 इज ऑल्सो एडियाबैटिक। बाकी आप देख के बता सकते हो राइट कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब आइसोकोरिक है, 1 to 2 में प्रेशर कांस्टेंट है मतलब आइसोबारिक है, 3 to 4 भी आपको पता है। तो अब मेरे को बताओ इंजन में एक हीट सप्लाई हो रहा है, एक हीट रिजेक्ट हो रहा है और वर्क आउटपुट होता है। तो हीट सप्लाई किस प्रोसेस में होगा, यू नो द एफिशिएंसी राइट। साइकिल का एफिशिएंसी क्या होगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके तो बताओ 2 to 3 और 4 to 1 में तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है। तो कौन से प्रोसेस में Q1 आएगा और कौन से प्रोसेस में Q2 आएगा बताओ। एक बार आपको Q1 और Q2 आ गया दैट मीन्स यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। बताओ Q1 किधर आएगा, विच प्रोसेस, 1 to 2 और 3 to 4, यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस ओवर हियर। सर 3 to 4 में कम होगा ना। एग्जैक्टली मतलब 3 to 4 में क्या प्रेशर कम हो रहा है मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज। और 1 to 2 में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो हीट पॉजिटिव आएगा तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, दैट्स इट। तो आपको 1 to 2 प्रोसेस में Q1 निकालो, 3 to 4 वाले प्रोसेस में Q2 निकालो और मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम दे देता हूँ। 1 का वॉल्यूम है V0, 2 का वॉल्यूम है 2V0 और 3 और 4 का सेम वॉल्यूम विच इज 3V0। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट एफिशिएंसी आएगा ये साइकिल का। इसको बाय द वे हम डीजल साइकिल बोलते हैं, डीजल साइकिल, डीजल इंजन में यूज होता है ये साइकिल। यू नीड टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर साइकिल। ये मेरे को कैलकुलेट करके बताओ नेक्स्ट क्लास में कितना आ रहा है, ठीक है, दिस विल बी होमवर्क। ओके बताओ इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है आपको तो साइकिल में। या इंजन का ही यूज है, बस प्रोसेस डिफरेंट हो रहे हैं यहाँ पे, बस दैट्स इट। ओके ओके तो स्टॉप हियर, आज के लिए इतना ही करते हैं। और बताओ कुछ डाउट है तो बताओ। नोट्स, नोट्स भेज देता हूँ मैं। अरे कल वो गलती से नॉन एंटी वाले नोट्स आपके ग्रुप में आ गए, बाद में मैंने आई थिंक भेज दिए थे।
रात को। या तो नेक्स्ट क्लास से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले, तो मेरे को लगता है कि आप पहली क्लास से अटेम्प्ट रहो, राइट, तो ज्यादा सही रहेगा। जितना बेसिक अच्छा होता है उतना फिर आप डीप में जा सकते हो, करेक्ट। चलो, थैंक यू। नोट हो गया सबका? बाय बाय। इसके बाद कोई क्लास है आपकी? नहीं। No, sir. तो आई कैन एंड द मीटिंग, राइट? Yes, sir. थैंक यू, बाय बाय।